जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज का यह क्लास आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण क्लास में से एक है। यदि आप हमारे पीछे का दो क्लासेज महत्वपूर्ण क्लासेज को अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप पीछे के कक्षा को अटेंड कीजिए। आधुनिक भारत का दो क्लासेज मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा हूं। आज का यह सेशन तीसरा क्लास है और आज हम अंग्रेजी सरकार के एक और शर्मनाक घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बने रहिए इस पूरे सेशन में। बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का सेशन हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड है। लेकिन उसके पहले हम आपको रॉलेट एक्ट समझाने वाले हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या है। आज का विशेष क्लास है ये रॉलेट एक्ट, है ना। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट है क्या, दरअसल इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो अगर इसके पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें कि आखिर रॉलेट एक्ट को पारित करने का क्या कारण रहा, तो भाई साहब अंग्रेजी सरकार जो है महात्मा गांधी के कारनामे से एकदम डर चुका है और भारत में राष्ट्रवादी भावना इतना ज्यादा जागृत हो चुका है कि अंग्रेजी सरकार एकदम से डर चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और लौटने के बाद महात्मा गांधी रुकते नहीं है, बल्कि एक पर एक जो है ना, भारत के आम नागरिकों को जीत का सामना करवाते रहते हैं, अंग्रेजी सरकार से, है ना, लड़ते रहते हैं। आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं और इनके आदेशानुसार महात्मा गांधी 1915 में भारत का यात्रा करते हैं, गांव-गांव घूमकर पता करते हैं, गांव की स्थितियों को लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और फाइनली जो है सबसे पहले ये अपना एक आश्रम का, जिसका नाम कौन सा आश्रम होता है, ये अपना एक आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं ताकि यहां पर लोगों से मिला जुला जाए, लोगों से मिलने का काम किया जाए। क्या आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के कुल कितने आश्रम थे? कुल आश्रम का नाम कमेंट बॉक्स में आप जितना जल्दी रखिए कि उनके कितने आश्रम थे और उसकी स्थापना कब किया गया था। साबरमती आश्रम के बाद, स्थापना के बाद महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं। आप याद रखो कि कांग्रेस का 1916 में क्या हुआ था, तो लखनऊ में बैठक हुए थे, अधिवेशन हुआ था और भाई साहब इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार के नेतृत्व में ये जो है कांग्रेस का बैठक होता है और इस बैठक में महात्मा गांधी को चीफ गेस्ट के रूप में, है ना, सभासद के रूप में बुलाया जाता है और महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं और लोगों को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए महात्मा गांधी को यहाँ पे चुना जाता है। याद कर लीजिए कि ये अधिवेशन जो है लखनऊ में BHU में रखा गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पर लोग भाग लिए थे। और आपको पता होना चाहिए कि इसी अधिवेशन में नरम दल के नेता और गरम दल के नेता एक मंच पर आ गया था और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का जो पार्टी का नेता था ये भी जो है एकजुट हो गए थे, यानी एकजुटता का संदेश दे रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता भारत में क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। नहीं, ये 1916 की घटना है और यहाँ पर ऐसा काम देखने को मिलता है। और इसके बाद आपको पता है कि गांधी जी 1917 ईस्वी में पश्चिम चंपारण जाते हैं और पश्चिम चंपारण पहुंचकर महात्मा गांधी अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा देते हैं, ईंट से ईंट बजा करके उसके तमाम अत्याचारों को खत्म करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद में
में भी, अहमदाबाद में भी मिल मजदूर जो लोग थे वहां, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था मिल मालिकों के द्वारा, उसकी भी समस्या को निदान करते हैं महात्मा गांधी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन किए थे। और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी खेड़ा के किसानों को, खेड़ा के आम नागरिकों को अंग्रेज के अत्याचारों से क्या किए, मुक्त कर दिए। यानी हर जगह अंग्रेजी सरकार मुंह के बल गिर रहा है महात्मा गांधी के आगे, है ना। ऐसे अंग्रेजों में एक दशक फैल गया, है ना। गांधी के इस प्रकोप को, गांधी के इस पावर को, या गांधी के, आप कह सकते हैं कि गांधी के इस कारनामे से अंग्रेजी सरकार एकदम से भयभीत हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही समयों में हमारी सत्ता हाथों से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात है कि इन सारे चीजों को देखते हुए ही रॉलेट एक्ट बनाने का ये लोग क्या किया, रॉलेट एक्ट बनाने का ये लोग कोशिश करने लगा, है ना। आप डेट याद कर लो कि 17 दिसंबर 1917 ईस्वी को लंदन में, भाई साहब, लंदन में ये लोग सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में क्या करता है, तो एक जो है कमेटी का गठन करता है, एक संस्था का गठन करता है ना। उसके अध्यक्ष रहते हैं सर सिडनी रॉलेट। वो डेट याद कर लो, 17 दिसंबर 1917 ईस्वी को, है ना। 17 दिसंबर 1917 ईस्वी को लंदन में जो है सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक बैठक किया जाता है। ये सर सिडनी रॉलेट बड़ा ही, हम लोग इसको सर के नाम से पता नहीं कैसे उपाधि दिया इसको अंग्रेजी सरकार, क्योंकि ये लंदन के हाई कोर्ट का ये जज रहता है। पता नहीं कैसा जज था ये, है ना। ये बड़ा ही अत्याचारी, है ना, और इसको अगर हम लोग कहें कि बहुत ही बेकार टाइप का व्यक्ति, है ना, बड़ा बेकार टाइप का व्यक्ति जो था, ये हाई कोर्ट का जज था लंदन में। और इसी की अध्यक्षता में 17 दिसंबर 1917 ईस्वी को लंदन में एक बैठक होता है। और वहां पर जो है क्राउन के नेतृत्व में, है ना, महारानी, वहां का जो व्यवस्था था, शासन प्रणाली, उसके नेतृत्व में, है ना, ये जो है गठन होता है। और सर सिडनी रॉलेट को भारत भेजने का प्रोग्राम बनाया जाता है कि आप भारत जाइए और भारत जाके भारत की स्थितियों का अवलोकन कीजिए, उसका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और बताइए कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सर सिडनी रॉलेट, ये हरामी टाइप का व्यक्ति, है ना, ये 1918 ईस्वी में भारत आता है। 1918 ईस्वी में जब ये भारत आता है तो भारत की स्थितियों को जायजा लेता है ना। भारत के कुछ अफसरों से मिलता है। उस समय यहाँ का वायसराय, याद कर लो, बड़ा ही टॉप मोस्ट एग्जाम, ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है आपका, है ना। तो उस समय भारत का जो वायसराय होता है उसका नाम चेम्सफोर्ड होता है। आपको मालूम होगा कि 1919 ईस्वी में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि उसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसीलिए रखा गया था कि उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था और यहाँ के सचिव था उसका नाम था मॉन्टेग्यू। भाई साहब जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम रखो कि भारत का वायसराय उस समय कौन था और भारत का सचिव कौन था। इन दोनों से मुलाकात होता है, इन दोनों से बातचीत होते हैं, है ना। सर सिडनी रॉलेट को भारत की स्थिति का जब जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता एकजुट हो गई है। भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेता जो है एक मंच पर आ गए हैं। नरम दल और गरम दिल के नेताओं ने भी एक साथ मिल गया है। पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार को हड़का के रखी है। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी अहमदाबाद में, है ना, लोगों को जीत हासिल करवाई है। 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन करके भी अंग्रेजी सरकार को झुकाने का प्रयास किया है। तो भारत में जो है भारत की ताकत, राष्ट्रवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत जल्द जो है हमारी सत्ता छीनने वाली है। एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट जो है जाकर लंदन में सौंप देता है, सौंप देता है लंदन के क्राउन को, लंदन की महारानी को बताता है कि भारत की स्थिति, है ना, ठीक नहीं है।
भारत में अंग्रेजी शासन का ताकत दिन प्रतिदिन कमता जा रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। क्राउन का क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तभी सर सिडनी रॉलेट एक घटिया प्रयोजन बताता है, एक घटिया प्रयोजन जो है, एक घटिया और शर्मनाक प्रयोजन जो है ना, राजा को बताता है, यानी महारानी को बताता है। कहता है भारत में एक कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है, भारत में एक कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है। आप याद कर लो कि क्या लिखता है, ये क्या सजेशन देता है कि भारत में एक कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है। ऐसे कानून लाया जाए कि भारत के आम नागरिकों को चलने नहीं दिया जाए, भारत के लोगों को, भारत के नेताओं को, भारत के बढ़ती हुई राष्ट्रवादी ताकतों को दबा दिया जाए, है ना। तो कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है। बोले कौन सा कानून लाया जाए, तो एक ऐसा कानून लाया जाए जिसका ये लोग नाम रखा रॉलेट कानून नाम रखा। आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक जो है रॉलेट एक्ट, है ना, किस कारण और कैसे बना, डेट बाय डेट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रॉलेट कानून बनाता है और वहां लिखा जाता है रॉलेट कानून में कि यह एक ऐसा कानून होगा कि हम लोग शक के आधार पर भारतीय को क्या करेंगे, तो शक के आधार पर भारतीय को गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। और कम से कम 2 साल तक हम लोग इसको जेल में रख सकते हैं। भाई साहब कैसा कानून लाया ये लोग, हरामी टाइप का व्यक्ति, छुछुंदर टाइप का है कि क्या कह रहा है, शक के आधार पर भारतीय को क्या कर लेंगे, हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा कानून ला रहा है। और कम से कम 2 साल तक भारतीय को पकड़ के कहां रख सकते हैं, हम लोग जेल में रख सकते हैं, ऐसा कानून ला रहा है ये लोग। ये कानून का मसौदा जब तैयार किया गया तो फाइनली जो है भारत में इसको लाकर 19 मार्च 1919 ईस्वी को जल्दी से ये कमेंट बॉक्स में आप देख रखो, याद कर लो कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को ये कानून भारत में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। जैसे ही पारित किया जाता है ये कानून का एक हार्ड कॉपी जब महात्मा गांधी के हाथों में पहुंचता है, महात्मा गांधी जब इसके अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि ये कानून नहीं है बल्कि एक सरेआम साजिश है भारतीयों को मारने का। गांधी ने क्या कहा दोस्तों, गांधी ने इसको काला कानून का उपाधि दिया। गांधी ने कहा कि ये कानून नहीं है बल्कि काला कानून है। गांधी ने कहा कि जिंदा भारतीय को मार देने की क्या है, साजिश है ना, हमारे अधिकारों का हत्या है। हमारे अधिकारों का क्या है ये बताओ, हमारे अधिकारों का हत्या है ये, हमारे अधिकारों का हत्या है ये। गांधी ने इसको 2 तरह से समझाता है, काला कानून के नाम से इसे उपाधि देते हैं, और गांधी ये भी कहते हैं कि ये जिंदा भारतीय को हत्या करने का एक बहुत बड़ा क्या है, साजिश है। अतः ये कानून ज्यादा दिन तक तुम्हारा नहीं चलने वाला है। इस कानून का गांधी ने घोर विरोध किया, और इतना विरोध किया कि आम नागरिकों में इसकी लहर फैल गई। गांधी ने आह्वान किया कि पूरे देश में इस कानून का क्या होना चाहिए, पूरे देश में इस कानून का विरोध होना चाहिए। काला कानून के नाम से इस कानून का विरोध करने का गांधी ने ठेका ले लिया, है ना। आपको पता है कि गांधी वो व्यक्ति है कि अंग्रेजी सरकार के हर एक चाल को समझती है ना। उनका जो है समझने और सोचने का क्षमता बहुत एवं था। काला कानून का विरोध गांधी ने आह्वान किया कि पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश भर में इसका क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। तमाम जगहों से, पटना जैसे जगहों से, पटना में एक मुस्लिम नेता, है ना, कमेंट रख में बताइए आपको कौन नेता था जो पटना में इस कानून का क्या किया था, विरोध किया था। तो हर जगह से जो है ये विरोध होने लगा। और आपको एक डेट बताते हैं कि इस कानून का विरोध जो है 30 मार्च 1919 ईस्वी तक गांव पहुंच गया, शहर पहुंच गए, और तगड़ा विरोध होने लगा। आपको मालूम हो कि ये कानून का विरोध करते करते
ये कानून का विरोध करते करते, है ना, भारत के कांग्रेस के नेता, भारत के और तमाम बड़े नेता, है ना, पूरे देश भर में इस कानून का विरोध कर रहे थे। उसी समय एक जोरदार घटना घटती है। आपको पता होना चाहिए कि उसी समय पंजाब में, है ना, भारत का एक शहर है कौन? पंजाब। और पंजाब में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है इसका? अमृतसर। और अमृतसर नामक जगह में स्वर्ण मंदिर है। आपको पता होना चाहिए, गुरुद्वारा है यहाँ पे, सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर में, है ना। इस अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग था। इसमें जालियांवाला बाग था, यानी पंजाब से रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका जो नेता था, उसका नाम था सत्यपाल मलिक नाम था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू नाम का व्यक्ति। ये दोनों महान आत्मा रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था पंजाब से, है ना। तारीख की बात करें तो ये अप्रैल महीने में अप्रैल 1919 में तगड़ा विरोध चल रहा था, पूरे देश भर में चल रहा था। ये घटना पंजाब का है। पंजाब में भी अप्रैल 1919 ईस्वी में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा जो है ये रॉलेट एक्ट का क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था। इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होने वाला था। वहां पे आम नागरिकों को ये लोग समझाने वाले थे काला कानून के बारे में, है ना। तो इन लोगों ने 13 अप्रैल को डेट रखा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक डेट रखा कि इस डेट पर हम पंजाब के सभी आम नागरिकों को बुलाकर, है ना, उसे ये बताएंगे कि इस कानून का विरोध करो, ये कानून कैसा है। डेट कब सा रखें? कौन सा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को ये डेट क्यों चुना गया? क्योंकि 13 अप्रैल को ही पंजाब में बैसाखी का मेला लगता था। कौन सा? बैसाखी का मेला लगा करता था। नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता था। और कहां मनाया जाता था? तो जालियांवाला बाग में लोग जो है एकत्र होते थे, है ना। ये बहुत बड़ा बाग होता है, ये बहुत बड़ा गार्डन होता है ना। शहर के किनारे हिस्से में होता है। चारों तरफ से ये घिरा हुआ एक, है ना, बहुत बड़ा गार्डन था, जिसके अंदर जाने के लिए एक संकीर्ण रास्ता था, पतली सी रास्ता था, जिसमें एक आदमी, है ना, जा सकता है और एक आदमी आ सकता है, ऐसा रास्ता था। उतना बड़ा रास्ता नहीं था, लेकिन इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि 2000 से अधिक लोग जो है आसानी से बैठकर किसी भी बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं। 13 तारीख को बैसाखी मेला लगने वाला था और इसी मेला में जालियांवाला बाग में पूरे पंजाब का आम नागरिक पहुंचने वाला था। तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, है ना, ये दोनों नेता जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करते करते एक प्लान बनाया कि इसी मेले में आम नागरिकों को काला कानून के बारे में समझा दिया जाएगा, है ना। तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 13 तारीख आएगा, लोग यहाँ जमा होंगे, लोगों को काला कानून के बारे में बताएंगे, विरोध बहुत तेज होगा। नहीं, लेकिन गलती से क्या होता है? गलती से इन सारे योजना का भनक किसको लग जाता है? इन सारे योजना का भनक किनको लग जाता है? अंग्रेजी सरकार को लग जाता है। ये लोग इतना कुत्ता टाइप का व्यक्ति था कि 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा देता है। 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद कर लो। 12 अप्रैल 1919 रात 12 बजे मार्शल लॉ लगा देता है। ये मार्शल लॉ क्या है? इसी मार्शल लॉ को वर्तमान समय में 144 धारा कहते हैं, यानी 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, है ना। और यहाँ पे मेले में बहुत सारा आदमी आने वाला था, इसीलिए इन लोगों ने क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों को पता नहीं रहा, पंजाब के आम नागरिकों को इस बात का पता नहीं चला। उतनी सोशल मीडिया या उतने तेजी से फैलने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोगों को पता चल जाएगा। वर्तमान समय में अगर कोई घटना घटता है, पूरे जनमानस को जो है घंटों भर में पता लग जाता है कि ऐसी कौन सी घटना है। लेकिन उस समय कुछ और था, दौर कुछ और थे, आम नागरिकों को पता नहीं लग पाया कि 12 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा हुआ है ना। जानकारी के अभाव में जो है आम नागरिकों में इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग क्या लिए? 13 अप्रैल को भाग लिए।
13 अप्रैल को भाग लिए। अंग्रेजी सरकार इसी मार्शल लॉ का हवाला देते हुए, इसी मार्शल लॉ के हवाला देते हुए इसको चारों तरफ से घेर लेता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। अपने सैनिकों को बुलाकर, अपने सैनिकों को बुलाकर चारों तरफ से इस मैदान को घेर लेता है, चारों तरफ से इस मैदान को घेर लेता है। 13 अप्रैल की वो डेट है। इसी दिन जो है इतिहास का एक शर्मनाक घटना घट जाता है, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय पर किया गया एक प्रकार का अत्याचार है, जुल्म है ना, जो इस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेज के 2 बड़े अधिकारी, जिसका नाम जनरल डायर था, रेनिगेल्ड डायर कहते हैं इसको, क्या नाम था इसका, जनरल डायर और जनरल माइकल ओ डायर। नाम इन लोगों का देखिए कैसा है, माइकल डायर, जनरल माइकल ओ डायर, और ऊपर वाले का नाम जनरल डायर है, इसको रेनिगेल्ड डायर भी कहते हैं। जनरल माइकल ओ डायर था, है ना। ये दोनों जो है अंग्रेज के बड़े अधिकारी होते हैं, और ये दोनों बड़े अधिकारी अपने 150 पुलिसों के साथ, याद कर लो, 150 पुलिसों के साथ जो है इसको क्या कर लेता है, इसको घेर लेता है। क्यों घेरता है तो एक कारण बताता है कि मार्शल लॉ लगाने के बावजूद भी ये व्यक्ति यहां जमा हुआ है, एकत्र हुआ है, लेकिन इनका उद्देश्य ये था कि भारत में जो रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा है इसको दमन कर दिया जाए, है ना। इसी कारण इसको घेर लिया, और घेर कर जनरल माइकल ओ डायर जो है ना, फायरिंग करने का आदेश देता है, फायरिंग करने का क्या देता है, आदेश देता है। और इन निहत्थे लोगों पर लगभग 1650 राउंड, है ना, गोलियां बरसाई जाती है, दाग दिए जाते हैं। इसमें लोग जो है जहीं के तहीं क्या हो जाते हैं, मौत के नींद सो जाते हैं। इसमें एक कुआं भी था, तो इस कुआं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने का प्रयास किए, लेकिन उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये पूरा धरती जो है खून से रंगा गया, ऐसी स्थिति बना दिया जनरल माइकल ओ डायर। यही वो कुत्ता टाइप का व्यक्ति था जो आदेश दिया कि इन लोगों पर क्या चलाओ, गोलियां बरसा दो, है ना। 3 ये गोलियां बरसाई जाती है, 1650 के आसपास गोलियां जो है दागी जाती है, इतनी राउंड गोलियां दागी जाती है। दागने के बाद ये सारे निहत्थे लोग यहाँ क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, है ना। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। कब घटा था ये, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा था। पूरे देश भर में इस शर्मनाक घटना का विरोध होने लगा। महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला, रविंद्रनाथ ठाकुर को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने इसका विरोध अपने उपाधि को वापस करके विरोध करने का तरीका अपनाया। महात्मा गांधी के साथ अन्य देश के कांग्रेस के बड़े नेता ने विरोध किया। जैसा कि आपको बताया भी हम कि महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि को क्या किए, लौटा दिए। रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि जब हटा दिए, तो 20 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार आनंद फानन में विद्रोह को दबाने के लिए, या भारतीयता को या राष्ट्रवाद की भावना को, है ना, दबाने के लिए, और एक बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए, एक बहुत बड़ा, है ना, आंदोलन ना हो जाए, इस चीज को देखते हुए अंग्रेजी सरकार फटाक से 20 अप्रैल 1919 को हंटर कमेटी का क्या करता है, हंटर कमेटी का स्थापना करता है। हमारे हिसाब से यह हंटर कमेटी दुनिया की सबसे गंदी कमेटी में से एक होगी, है ना, क्योंकि ये हंटर कमेटी जो रिपोर्ट देता है भाई साहब, ये रिपोर्ट बहुत गंदा टाइप का देता है। ये कहता है हंटर कमेटी, सबसे पहले तो इस हंटर कमेटी के बारे में आप समझिए कि हंटर कमेटी जो है 8 सदस्यीय कमेटी था। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेजी सरकार की थी और 3 सदस्य भारतीयों को रखा गया था। वो भारतीय कौन थे, वो भारतीय साहब जादा सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण थे, चीमन लाल सीतलवाड़ा थे, और ये तीनों बिहार की धरती से ताल्लुक रखते थे। ये तीनों व्यक्ति जो है हंटर कमेटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये तीनों व्यक्ति इसके सदस्य बनाए जाते हैं। भाई साहब, इसका सरकारी आंकड़ा है 379 लोग मारे गए,
379 लोग मारे गए, ऐसा ये रिपोर्ट तैयार करके देता है ना। और ये पहली बातें। दूसरा बात क्या कहता है कि माइकल डायर जो है ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया है। माइकल डायर क्या किया है, आवश्यकता से ज्यादा थोड़ा सा बल का प्रयोग किया है ना। मतलब बहुत ज्यादा कोई घृणित काम नहीं किया है, बल्कि ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है ना। इससे रिकमेंड किया गया, इसके बाद जो है ये सिफारिश किए गए कि इसको पद से क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, नौकरी से इसको निकाल दिए जाते हैं और निकाल के इसको कहां भेजा जाता है, लंदन भेज दिया जाता है। मतलब परिणाम बस इतना ही हुआ, परिणाम बस इतना ही हुए कि इस जघन्य अपराध के बदले मात्र इतनी सुन जो है, इतनी सुन काम किया जाता है कि उसको नौकरी से निकालकर लंदन भेज दिए जाते हैं। और ये लोग इतने कुत्ता टाइप का व्यक्ति था कि लंदन में ले जाकर के उस आदमी को, है ना, माइकल डायर, जनरल डायर और ओ डायर को, है ना, नाम आपको जैसा कि बता रहे निगल्ड माइकल डायर और एक माइकल ओ डायर था, ये दोनों को जो है लंदन में ले जाकर शेर की उपाधि प्रदान करता है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर के नाम से इसको जो है नवाजा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दिया जाता है। 26,000 पाउंड का इसको इनाम दिया जाता है। ऑनर ऑफ स्वार्ड दिया जाता है इसको, है ना। क्या दिया जाता है, ऑनर ऑफ स्वार्ड दिया जाता है। स्वार्ड ये क्या है भाई, जैसे तलवार भेंट में दिए जाते हैं। कोई महापुरुष योद्धा आया है भाई, जीत के आया है ना। हालांकि ये दोगला इंसान में से एक रहा होगा जो निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलाकर अपने आप को बहुत बड़ा शेर मान रहा है। अंग्रेजी सरकार इसी झांसे में आकर जो है इसको इतना बड़ा अवार्ड देता है, ऑनर ऑफ स्वार्ड भी देता है, इसको शेर की उपाधि देता है, 26,000 पाउंड का इनाम देता है। महात्मा गांधी इस रिपोर्ट का खतरनाक विरोध करते हैं, कहते हैं ये रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार के पन्ने दर पन्ने का लीपा पोती है ना। ये कोई बढ़िया रिपोर्ट नहीं दी है, हम इसको मानने वाले नहीं है, है ना। सरकार के इस कमेटी का क्या करते हैं महात्मा गांधी, विरोध करते हैं। क्या बोलते हैं इसके बदले में, याद रखना क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यह सरकारी पन्ना दर पन्ना सिर्फ लिपापोती है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। इसकी रिपोर्ट गलत है। हम बनाएंगे तहकीकात कमेटी, कौन सा, तहकीकात समिति का गठन करेंगे, तहकीकात समिति का गठन करेंगे और ये समिति का गठन और यही रिपोर्ट देगा। तहकीकात समिति का जैसे ही गठन होता है, इसके गठन में महात्मा गांधी के साथ साथ CR दास, मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य कई बड़े नेता, रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना, ये सारे व्यक्ति जो है इस तहकीकात समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। गांधी ने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट तैयार किया। गांधी ने इस बार कहा नहीं, इस बार अपने कलम से, अपने हाथों से हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, है ना। और तहकीकात समिति के पूरे अध्ययन के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के अध्ययन के बाद जो है ये रिपोर्ट लाता है और रिपोर्ट में बताता है कि 2000 लोग मारे गए हैं, है ना। और ये अनुशंसा करता है, ये सरकार से निवेदन करता है कि इन दोनों को, है ना, रेनिगल्ड माइकल डायर को और जनरल डायर को, माइकल ओ डायर को फांसी की सजा दिया जाए। फांसी की सजा का मांग करते हैं। और दूसरा, मारे गए आम नागरिकों के परिवार के सदस्यों को क्या दिया जाए, परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, उनके बच्चे को शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था किया जाए, है ना। उनके बच्चे को क्या किया जाए, उनके बच्चे को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया जाए, है ना। तो ये बड़ी मांग था महात्मा गांधी का। और इस बड़ी मांग के साथ जो है महात्मा गांधी का तहकीकात समिति का रिपोर्ट आता है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। ये जो हमारा रिपोर्ट है, कौन सा, ये जो रिपोर्ट है हमारा अंग्रेजी सरकार का, जो कौन सी कमिटी है, ये हंटर कमिटी, इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा अलग है। नहीं, इसकी रिपोर्ट इस तरीके का है, बस देख लीजिए आप। कह रहा है 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हो गए। 1200 लोग घायल की चर्चा किए थे, जबकि तहकीकात समिति में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा था, है ना। और ये घायलों का रिपोर्ट दिया ही नहीं, वहां घायल लोग बचे ही नहीं, अधिकतर लोग क्या हो गए, मारे गए, है ना। तो महात्मा गांधी का ये विरोध हो गया। महात्मा गांधी नीचे चेतावनी देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार
को बार बार किस तरह से पत्र लिखते हैं, पहले तो वो निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, है ना, कि हमारी ये मांग माननी चाहिए, मानो, और नीचे वो चेतावनी लिखते थे कि अगर ये मांग हमारा नहीं माना जाएगा, अगर हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो अगली बार हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी का ये सबसे बड़ा आंदोलन होता है भारत का, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश भर का राष्ट्रीय स्तर पर गांधी का पहला आंदोलन। वैसे तो गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है, लेकिन वो क्षेत्रीय सत्याग्रह था। यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी का पहला आंदोलन में नाम यही आता है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर है, देश स्तर पर है, और इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, गांधी असहयोग आंदोलन का हवाला दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि बहुत जल्द हम लोग ये आंदोलन शुरू करेंगे। और 1920 ईस्वी में ही गांधी इस आंदोलन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये आंदोलन हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का कहानी क्या है। तो आप इस पूरे सेशन में ओवरऑल क्या जाने, आप जाने कि रॉलेट एक्ट क्या है और जालियांवाला हत्याकांड, शर्मनाक हत्याकांड जो है किस तरीके से हुआ। आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध जो चल रहे थे, उसी विरोध के दरमियान जालियांवाला बाग जैसा हत्याकांड घट जाता है। नहीं, रॉलेट एक्ट जो है हमारा, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं कि ये काला कानून है, ये बिना वकील बिना दलील का कानून है ना, बहुत ही घटिया तरह का ये कानून था। क्या कहते हैं आप इस बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड में, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।